आराम से। अब आया नहीं है, आएगा तो नहीं। सर ये स्पेशली व्याख्याता के लिए ही है सर, टॉपिक्स। क्या बोले? ये व्याख्याता के लिए ही है सर, है स्पेशली। अरे बीपीएससी के किसी भी इंटरव्यू के लिए है, लेकिन अभी नाम इसका व्याख्या देंगे। राष्ट्रीय गान जो है कहाँ पर खड़ा होकर लोग गाता था पहले? पहले सिर्फ झंडा फहराने के लिए होता था सर, अब सिनेमा हॉल में भी होता है। सिनेमा हॉल में होता था जी। और लोग उठबे नहीं करता था। अब जी बंद हो सर। गया, अब होता है? नहीं, अब वो कहीं कहीं होता है सर। नहीं नहीं, बंद कर दिया गया, क्या कि अपमान हो रहा है, बैठा हुआ है, कोई उठ नहीं रहा है। हम लोग का कैरेक्टर वही है। ये टॉपिक है कि कोई पूछेगा आपसे तो जवाब देना है। जवाब देना में क्या है, साक्षात्कार में है। चूंकि साक्षात्कार में भी ज्यादा लड़के जो है व्याख्याता के, इसलिए व्याख्याता वर्ड दिया गया। डिप्टी कलेक्टर रहिएगा तो वो लिखा है डिप्टी कलेक्टर के साक्षात्कार की तैयारी, तो उसमें अर्थशास्त्र केवल नहीं ना रहेगा, उसमें आपको और भी चीज पूछेगा एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन लेक्चरर के लिए अगर आप कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र पर आपको घुमावेगा। अभी वही चल रहा है। हेलो। हाँ। हाँ। क्या हुआ? डिलीवर का जगह सुनिए जो बता रहा है। हेलो। उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित करें। मेंस के बाद आपको भी काम देगा इंटरव्यू में। जी सर। एक दो लाइन में किसी चीज को कैसे बोलना है। उपभोक्ता की बचत, इसे कहते हैं बाजार मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। 10 मिनट। मुद्रा को परिभाषित करें।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं देशी व्यापार में क्या अंतर है? अटार्की किसे कहते हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार की शर्त का निर्धारण कैसे होता है? लाभ जोखिम जोखिम के लिए मिलता है। वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत क्या बतलाता है? जी प्रणाम सर। हाँ, ज्वाइन करो ना कोई। जी हो गया टाइम, 15 मिनट बीत गए। जी हम तो लोग 8 बजे। हैं? जी ठीक है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो तो जरा। अजीत, जी सर। पढ़ो ना जरा क्वेश्चन। आ, विख्याता साक्षात्कार अर्थशास्त्र विषय में तैयारी। टॉपिक मांग की लोच क्या है। उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित करें। उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। बाजार मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। मुद्रा को परिभाषित करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं देशी व्यापार में क्या अंतर है। आ, ऑटो ऑटो एक्सी किसे कहते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड की शर्त निर्धारण कैसे होता है। लाभ जोखिम के लिए मिलता है या नवप्रवर्तन के लिए मिलता है।
वितरण का सीमांत उत्पादन सिद्धांत क्या बतलाता है? अजीत जरा इसको पढ़ो ना बोर्ड को। जी सर, पढ़ रहे हैं सर। व्याख्याता साक्षात्कार अर्थशास्त्र विषय में तैयारी। टॉपिक, जिसका टॉपिक है, पहला, मांग की लोच क्या है। दूसरा, उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित करें। तीसरा, उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। चौथा, बाजार मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। पांचवा, मुद्रा को परिभाषित करें। छठा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं देशी व्यापार में क्या अंतर है। सातवां, अटारकी किसे कहते हैं। आठवां, व्यापार की शर्त का निर्धारण कैसे होता है। नौवां, लाभ जोखिम के लिए मिलता है या नव परिवर्तन के लिए मिलता है। दसवां, वितरण का सीमांत उत्पादन सिद्धांत क्या कहलाता है। सर। मनीषा, जी सर। क्वेश्चन पढ़ो। मांग की लोच क्या है। व्याख्याता साक्षात्कार अर्थशास्त्र की तैयारी। टॉपिक, मांग की लोच क्या है। उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित करें। उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। बाजार मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। मुद्रा को परिभाषित करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं देशी व्यापार में क्या अंतर है। अटारकी किसे कहते हैं। अटारकी ऑफ ट्रेड, व्यापार की टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्त किसे कहते हैं। व्यापार की शर्त कैसे निर्धारित होता है। लाभ जोखिम के लिए मिलता है या नवप्रवर्तन के लिए। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या है, क्या बतलाता है। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या बतलाता है। आज इंटरव्यू में क्या हुआ है स्नेहा के साथ। नेहा के साथ सब कुछ ठीक रहा, सबका जवाब दी। एक क्वेश्चन का जो जवाब दी है वो, तो जिसमें बोले कि अभी जिस बाजार में हम उपस्थित हैं वो हाँ। कौन सा बाजार है। हाँ। सर कौन सा बाजार होगा, अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होगा या एकाधिकारात्मक बाजार होगा। अभी तो बोलना है कि ओलिगोपोली मार्केट ही रहता है ना, हर का 5 को 6 को बेचने वाला रहता है। जी तुम लेने जाओ, अगर मान लो अपना कपड़ा 2 पीस लेने जाओ, जी। एगो विक्रेता रहेगा कि 10 गो कंपनी है। एगो कंपनी। एगो कंपनी रहेगा, 10 कंपनी बेच रहा है बाजार में, सब जी बोर्ड जी लगाए जी, हुआ सब कंपनी का जैसे कि अलग अलग कंपनी है जी। है ना भाई। हाँ तो उस जब विक्रेता की संख्या जो है 2 या 3 4 हो तो ओलिगोपोली कहते हैं। दूसरा ओलिगोपोली। दूसरा क्या है कि अधिकांशतः मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कि हम उसको बोल रहे हैं। सबका कॉलगेट का अपना बाप है, उसका जी पेप्सोडेंट का अपना बाप है। बाप करने का मतलब अपना ओनर है। जी पतंजलि का जो है सो हम लोग के बाबा रामदेव उसके ओनर है। तो जी सब ओनर अलग अलग है। अब प्रोडक्ट में क्या है, स्वाद का केवल अंतर है। सबका काम है दांत की सफाई करना, गम की सफाई करना। सब सब जो है पेस्ट एक ही काम करता है। लेकिन जी कोई तुमको कहेगा कि आपके पेस्ट में नमक है, तो कोई कहेगा जी लौंग है, तो कोई कहेगा कुछ है। तो वो सब वेराइटी है, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। आज के जमाने में पूर्ण प्रतियोगिता कहीं नहीं है, प्योर मोनोपोली भी कहीं नहीं है। आज का जी बाजार एकाधिकारात्मक। आज का बाजार या तो ओलिगोपोली का है और नहीं तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है या जी अपूर्ण प्रतियोगिता का है। यही उत्तर होगा इसका। पूर्ण और क्या? प्रतियोगिता का बाजार जो मार्शल ने कहा वो एक शुद्ध विचार है। वास्तव में वो रियल लाइफ में है नहीं। रियल लाइफ में अल्पाधिकार है, द्वैधाधिकार है, या पूर्ण प्रतियोगिता है या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता है। वस्तु समरूप होता नहीं है, वस्तु जी में विभेद होता है। टूथपेस्ट जाओगी तुम मॉल में तो देखोगी बड़ा बड़ा अलमारी सब लगा हुआ, खुला हुआ है, और सब पर अलग अलग पेस्ट रखा हुआ है।
और क्या करो, सबको खोल खोल के थोड़ा थोड़ा दांत तो थोड़ी कोई सीखेगा, कोई ये वो खरीदेगा। तो वो धीरे धीरे हर आदमी अपने ब्रांड का पसंद करने वाला होता है। बहुत आदमी को ब्रांड चाहिए, तो कौन ब्रांड जो उसको पसंद आता है, जो पसंद आता है वो ब्रांड चाहिए। तो जी आज का बाजार क्या, क्वेश्चन पूछने का मतलब है क्या आज का बाजार पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है? नहीं उत्तर सर। होगा नहीं। कौन सा बाजार है? तो अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का बाजार है, अल्पाधिकार का बाजार है। कार के बाजार में जाओगी, पटना शहर में कार के बाजार जाओगी, हमको लगता है कम से कम 8-9 तरह का कार का दुकान है, जो 8-9 तरह का कार है, और भी ज्यादा जी का हो सकता है। अजीत, यस सर। शहर में जाने पर मोटरसाइकिल का एगो वैरायटी मिलेगा कि अलग अलग कंपनी का वैरायटी मिलेगा? अलग अलग कंपनी का मिलेगा सर। 4 गो मोटरसाइकिल का 5 गो नाम बताओ तब कंपनी का। टीवीएस है, होंडा है, हीरो है, और रॉयल एनफील्ड है, फील्ड है, हार्वर्ड हार्वर्ड यामाहा है, यामाहा है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं सर, छोटा समझ लो मोटा भी बहुत आ 7-8 को गया। तो बोल दिया। अब मनीषा तुम क्या बोल रही हो? हम तो बोले यामाहा है, सुजुकी है, है, और उसके बाद फिर हीरो होंडा है, और उसके बाद फिर ये एक ये है, एक रॉयल एनफील्ड है। अब तुम किस पर चढ़ी हुई हो? हम सर मोटरसाइकिल पर चढ़ी हो, अपना चलाओ नहीं, पीछे बैठी हो कि नहीं? नहीं सर, हम मोटरसाइकिल पर कारे पे बैठे हैं। सीधे डायरेक्ट कार पर बैठी हो, चलो अच्छा है। नहीं नहीं, बहुत लड़की मोटरसाइकिल भी चलाने लगी है आजकल। हाँ हाँ, बहुत चलाती, दिल्ली कब से उल्ली में चलाती है। देखते हैं, दिल्ली नोएडा में मोटरसाइकिल चलाते हो, स्कूटर चलाना तो आम बात है। नहीं, मेरी फ्रेंड है, वो यामाहा चलाती है। कब की बात कर रहे हैं, 1999 से वो यामाहा चलाती है। हाँ उसके भाई, पापा के पास यामाहा था तो चलाती थी। तो वो जो तुमको आज जो उससे क्वेश्चन पूछा है जी वो जी समझ नहीं पाई, घबरा गई, कौन बाजार बोले? पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार जो मार्शल दिया है वो व्यवहार में कहीं है ही नहीं। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्या नियम होता है? पहला नियम कि क्रेता विक्रेता की संख्या अधिकतम हो। दूसरा नियम कि क्रेता विक्रेता को बाजार के पूरी स्थिति का ज्ञान हो। तीसरा नियम एक एक मूल्य हो पूरे बाजार में। चौथा नियम कि कोई भी फर्म जब चाहे आए जब चाहे जाए, एक ही मूल्य हो पूरे बाजार में। और उत्पत्ति के साधन भी जो है वो पूरा पूरा गतिशील हो, कहीं जाना चाहे जाए आए। तो अब उस तरह की बात नहीं है, अब तो बहुत जगह पर रेस्ट्रिक्शंस है। बिना पासपोर्ट का तुम कहीं जा नहीं सकती हो, जी एक सर। देश से दूसरे देश में नहीं जा सकती हो। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार दोनों में अंतर हो गया कि नहीं? जी सर, हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या, यहाँ पहला क्वेश्चन क्या, मांग की लोच क्या है? क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर होगा श्रीमान। श्रीमान, मांग की लोच वह दर है जिस पर मांग में परिवर्तन होता है जब मूल्य में परिवर्तन होता है। मांग की दर वह दर है जिस पर मांग में परिवर्तन होता है जब मूल्य में परिवर्तन होता है। यदि सर पहले मांग बोल दिए तो, मूल्य बोल दिए तो गलत हो जाएगा। ना ना, जो भी बोलो, कुछ, मूल्य में हाँ कुछ परिवर्तन होता है तो मांग में दोनों परिवर्तन में। होता है। जी पहले मूल्य ही बोलेंगे ना। डिमांड जी, इज ए मूल्य में फंक्शन ऑफ परिवर्तन प्राइस। होता है तो डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस, डी पैसा। इज ए जी फंक्शन ऑफ पी, तो मूल्य ही बढ़ेगा। तो मूल्य हाँ। बढ़ने पर तो मांग की लोच क्या है? परिवर्तन का दर है। परिवर्तन का दर है। हाँ, कैसे निकालेंगे? तो सीधा उपाय कॉब डोगलास ने बताया है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बाई एवरेज प्रोडक्टिविटी। इसको भाग दोगी तो निकल जाएगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ लेबर कैसे निकलता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल बटा एवरेज मैथमेटिकली निकलेगा तो क्या होगा? मार्जिनल बटा एवरेज।
जी बराबर होगा मांग की लोच। अब वैसे मांग की लोच का नियम है कि मांग की लोच वह दर है जिस दर पर मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। इस लाइन को तुम बोलो तो मांग कौन सर? मैं? हाँ तुम बोलो ना, मांग की लोच वह दर है। श्रीमान, मांग की लोच वह दर है जब मूल्य में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन हो जाता है। अगर वो कहेगा कि पहले मांग में, तो कहे नहीं सर, मांग में पहले परिवर्तन नहीं होगा। प्राइस इज ए फंक्शन ऑफ डिमांड नहीं होगा, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। समझ गई? जी। और उल्टा उसके बाद, नहीं। हाँ, उसके बाद पूछे इलास्टिसिटी। वस्तु कैसे हम वस्तु का उपयोग करेंगे? इलास्टिसिटी है कि नॉन इलास्टिसिटी है, अब देखिए, कैसे हम? इलास्टिसिटी पूछेगा तो क्या जवाब देना है? इलास्टिसिटी जो है वो बतलाता है उपभोक्ता को कितना पसंद है एक खास मूल्य पर। अगर अच्छा। वो हर हालत में खरीदेगा ही, चाहे दाम बढ़े या घटे, तो उसको कहा जाएगा इन इलास्टिक। छठ के समय में कुछ भी दाम हो जाए, सूप खरीदेगा ही, नारियल खरीदेगा ही, तो उसका डिमांड क्या कहलाएगा? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक। और थोड़ा सा भी दाम बढ़ाइएगा, भाग जाएगा, नहीं लेगा, तो हो गया इलास्टिक। उसके बाद क्वेश्चन, उपभोक्ता संतुलन को परिभाषित करें। बताना है कि उपभोक्ता संतुलन अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उपभोक्ता को कहा जाता है कि उपभोक्ता किंग है, कंज्यूमर इज द किंग। उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता है। उपभोक्ता जो है बाजार में सम्राट होता है, राजा होता है, किंग होता है। वो जिस चीज को पसंद करेगा वही चीज बाजार में रह पाएगा, जिस चीज को पसंद नहीं करेगा वो बाजार से आउट हो जाएगा। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है कि अगर आय स्थिर है तो उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहां उपभोक्ता अपने आय को व्यय करके अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। कीमत की रेखा दी हुई है, कीमत की रेखा स्थिर है। कीमत की रेखा क्या है? स्थिर है। कीमत की रेखा स्थिर है। स्थिर है। तो उपभोक्ता संतुलन को कैसे परिभाषित करेंगे? श्रीमान, उपभोक्ता अपने निश्चित आय से जहाँ अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति करता है उसी को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता जाओ जाओ संतुलन तुम का जाओ। मतलब हुआ कि वास्तव में वस्तु को खरीद लेगा, जी। जो भी मूल्य है उस पर वस्तु को खरीद लेता है। तो उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जिसमें आय उसका फिक्स्ड है और मूल्य भी उसको मालूम है। तब वो जो वस्तु खरीदता है और उसमें उसको संतुष्टि अधिकतम होती है, तो उसको उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। कहेगा कि क्या थ्योरी क्या है? तो श्रीमान, थ्योरी सबसे पहले मार्शल का है कि अगर फ्री गुड्स है तो उपभोक्ता मार्जिनल यूटिलिटी 0 होने तक ले वस्तु को लेगा। अगर फ्री गुड्स नहीं है, पैसा लगेगा, तो उपभोक्ता मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर प्राइस देगा और वस्तु को खरीदेगा। ये मार्शल का कहना है। हिग्स का कहना है कि जहां कीमत रेखा तटस्था वक्र रेखा को स्पर्श करेगी उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन होगा, और ऐसा स्पर्श करेगी कि कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी हो जाएगी। तो शर्त 2 हो गया कि कीमत रेखा स्पर्श करे इंडिफरेंस कर्व को, तटस्था वक्र रेखा को, साथ ही साथ उस स्पर्श बिंदु पर इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए? कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द। क्लियर है? इतना ही बात बोलना है। तीसरा तुमसे पूछेगा उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं? बोला श्रीमान, उपभोक्ता की बचत को मार्शल ने बहुत ही लोकप्रिय बनाया। मार्शल का कहना है कि उपभोक्ता जो मूल्य देना चाहता है और वास्तव में जो मूल्य देता है, इन दोनों मूल्यों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं? बोलो। उपभोक्ता की बचत वह है जिसमें उपभोक्ता जो मूल्य देना चाहता है और वास्तव में जो उसको देना पड़ता है, इस दोनों का अंतर ही उपभोक्ता बचत कहलाता है। उसके बाद बाजार मूल्य का निर्धारण कैसे होता है?
श्रीमान, बाजार मूल्य का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में, बाजार मूल्य का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति की रेखा एक दूसरे को काटती है, उसी बिंदु पर संतुलन मूल्य का निर्धारण होता है और उसी बिंदु से संतुलन मांग की भी प्राप्ति होती है। बोलो इसको तुम। श्रीमान, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जहाँ मांग की रेखा और पूर्ति की रेखा एक दूसरे को काटती है, वहीं पे संतुलन मूल्य का निर्धारण होता है और वही सापेक्ष शक्ति होता है, उसी के द्वारा संतुलन मूल्य का निर्धारण होता आगे है। गली में ना, हाँ, तो पहला घुस के पहला पोल जो है उसे दाहिने घुसिए, दूसरा मकान कश्यप किराना स्टोर के ठीक सामने में है। और घंटी बजाइए ना, वहाँ छोटा छोटा वाला जो गेट है उस पर घंटी लगा हुआ है, घंटी देखे। हैं? नीला रंग का है, डॉक्टर पीसी वर्मा लिखा हुआ है, घंटी बजाइए, आ जाएगा। हाँ, पल्लवी। जी सर, पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वह बाजार है जहाँ हाँ। मांग पूर्ति के सापेक्षिक शक्ति के द्वारा बाजार में मूल्य का निर्धारण होता है, उसी को बाजार के मूल्य का निर्धारण कहा जाता है। फिर से बोलो। श्रीमान, बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? इसमें है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्ति के द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मूल्य का निर्धारण होता है। इसी तरह इसी से बाजार में मूल्य का निर्धारण होता है। बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, नवनीत तुम बताओ। सर अभी नहीं बता सकते थोड़ा। हैं? एक हम रिपीट करते हैं, सुनो, तुम फिर से बोलना। बाजार मूल्य का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मांग बराबर पूर्ति हो। जी, बाजार का मूल्य उस बिंदु पर निर्भर होता है जहां मांग के बाजार बराबर। मूल्य, बाजार का मूल्य नहीं, बाजार मूल्य। जी, बाजार मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांग के बराबर, मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। जी, मांग की रेखा पूर्ति की रेखा को काटती हो, उसी बिंदु पर मूल्य निर्धारण हो जाएगा, उसी बिंदु पर मात्रा भी निर्धारित हो जाएगी। जी। ऋतु, जी सर। बाजार में वस्तु के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है, जहाँ पर जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं। वाक्य को पूरा करो। काटते हैं, वहीं पर उस बिंदु का निर्धारण होता है। वाक्य कंप्लीट बोलो, हाँ। आधा बोल के ना चुप हो जाओ। हाँ, श्रीमान, बाजार में मूल्य का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं। मूल्य का निर्धारण वही होगा। करेक्ट। अब है क्वेश्चन, सर, मुद्रा एकाधिकार में भी यही होगा। एकाधिकार में भी, एकाधिकार में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में, सारे ऐसे बाजार नहीं में यही ना। होगा। अरे वो पूछेगा मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, तो पहला आवेगा पूर्ण प्रतियोगिता। जी। और वो पूछेगा कि एकाधिकार में कैसे निर्धारण होता है, तब आपको बताना है कि MC बराबर MR। जी। और बाकी में तो मार्जिनल MC कॉस्ट बराबर MR पे ही होता है। पहला जो है, जी, पहला जो है वो कोई भी पूछेगा तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार ही उसका बात रहेगा। जी, अगर उसको एकाधिकार पूछना है तो एकाधिकार शब्द का प्रयोग करेगा वो। जी, एकाधिकार शब्द का प्रयोग करेगा तो एकाधिकार में मांग पूर्ति होता नहीं है, वहां MR बराबर MC होता है। तो बताना है कि जहां MR बराबर MC हो और MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटती हो, उससे जो मूल्य निर्धारित होगा
वही मूल्य एकाधिकारी मूल्य होगा, उस पर जो बिक्री होगा वो एकाधिकार के अंतर्गत मांग की मात्रा को दर्शाएगा। समझी बात को? जी सर। तुम बोलो, एकाधिकार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है? श्रीमान, एकाधिकार में मूल्य का निर्धारण MR बराबर MC होगा और MR रेखा को MC रेखा नीचे से जहाँ काटेगी वहीं पे मूल्य का निर्धारण होगा। एकदम अच्छा हो गया, एकदम करेक्ट बोल रही हो, यू आर सिलेक्टेड। नवनीत, जी सर। मनीषा सिलेक्ट हो गई ना? जी सर। हाँ, दो ही को तो बाजारे होता है। जी जो एकाधिकार का बात होगा वही बात ओलिगोपोली में होगा, वही बात अपूर्ण प्रतियोगिता में होगा। जी जी सब जगह वही बात होगा, MR बराबर MC, जी जी और MC रेखा नीचे से MR को काटे। जी और पूर्ण प्रतियोगिता होगा तो उसमें मांग और पूर्ति के द्वारा, मांग की रेखा पूर्ति के द्वारा एक दूसरे को काटती है। क्लियर है? यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं नहीं जी कोई दिक्कत सर। यदि अल्पाधिकार पूछा है द्वैधाधिकार तो उसमें भी ऐसे ही होगा, अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार में। तुम्हारी दोनों बेटी को हम देख रहे हैं, कभी एगो लटक रही है तुम्हारे में, दूसरी लटक रही है। जी कोई अंतर कर रही है? बड़की भी नहीं। आके चिपकती है, छोटकी अभी लटकी हुई थी। तो जी MR बराबर MC लटका रहेगा सब में, सब में। जी जी सब में। जी जी और डिमांड बराबर सप्लाई केवल किस में होगा? पूर्ण प्रतियोगिता में। प्रतियोगिता में हो। बस क्लियर कट, कितनों भरमावे तो एकदम स्टिक रहना इसी पर। जी 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 इसीलिए पूछ लिए। दो ही तरीका है, जी मांग बराबर पूर्ति होगा और पूर्ण प्रतियोगिता में होगा। अगर जी पूर्ण प्रतियोगिता नहीं है तो जो भी प्रतियोगिता कीजिए, अपूर्ण प्रतियोगिता कीजिए, एकाधिकार कीजिए, द्वैधाधिकार कीजिए, अल्पाधिकार कीजिए, सब में क्या होगा? MR बराबर MC, MR बराबर MC होगा। और MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटेगी। जी क्लियर है? जी क्लियर। अपने स्टैंड पर क्लियर रहना है। वो आपको भरमावेगा, सही बोलिएगा तो बोलेगा गलत है, तब जी रोने लगेगा गलती हो गया। नहीं, हाँ तो हाँ, स्टिक रखना है। और जो जी जानती है वही बोलना, नहीं जानती तो नहीं बोलिए। जी जी तुमसे पूछेगा कि मूल्य कब विकुंचित होता है? विकुंचित का मतलब हुआ टेढ़ा मेढ़ा। जी जी बोलेगा श्रीमान, विकुंचित तब होता है जब दो मांग की रेखा एक दूसरे को काटती है। देख लीजिए, यहाँ पूर्ति है नहीं, जी 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 दो मांग की रेखा एक दूसरे को काटती है, उस कटाव बिंदु को कहा जाता है किंक। किंक किंक ठीक किंक ठीक क्या जी कहा जी जी जाता है? किंक डिमांड कर। किंक किंक, कुंचित। विकुंचित, विकुंचित पूछेगा ही, विकुंचित मूल्य क्या होता है, विकुंचित मांग क्या होता है? तो श्रीमान, जब दो फर्म हो और दोनों की मांग की रेखा एक दूसरे को काटे तो वह जो मूल्य निर्धारण होगा उसको विकुंचित मूल्य कहते हैं। पॉल और पॉल पॉल स्विगी स्विगी पैर ने से क्यों शुरू नहीं किया। दिया है? जी इसके पहले किसी ने नहीं कहा। मार्शल ने जी कहा जी कि मांग पूर्ति को काटेगा, मांग पूर्ति एक दूसरे को काटेगा। पहला अर्थशास्त्री है पॉल स्विगी जो कहा कि मांग मांग को काटेगा। जी क्या जी नाम बोले थे? पॉल स्विगी। और पॉल स्विगी पॉल द्वैधाधिकार के नियम में दिए हैं ये। पॉल स्विगी, स्विगी मांग की रेखा से मांग को रेखा को काटा और हाँ, तो उसी मैंने को देखा दाहिने है तरफ के हिस्सा को कि- हटा दिया और उसके बाद जो कटान बिंदु हुआ उसी को किंक डिमांड कर सकते हैं, उसी को बंकुचित मांग की रेखा। दो गो रेखा जहां कटेगा वो कटाव बिंदु ही तुमको हो जाएगा किंक किंग। ऊपर का छठ दो, छटा हुआ हटा दो तो निकल जाएगा बिंदु। सिंपल बोलना है कि मांग की रेखा जहां काटेगी, दो मांग की रेखा जहां काटेगी तो उससे विकुंचित मांग का जन्म होगा और वही विकुंचित मांग के बराबर मूल्य बाजार में निर्धारित होगा। ये क्या है? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। अल्पाधिकार में पॉल स्विजी ने दिया है। जी क्लियर है बात? जी क्लियर। अब कह रहा है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। अब हम बोल दे रहे हैं, उसके बाद आप बोलिएगा।
मुद्रा को परिभाषित कीजिए। बोलेगा तो बोलना श्रीमान, मुद्रा का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए यह एक विनिमय का माध्यम होता है। यह कागज या सिक्कों में पैसा होता है, इसे आमतौर पर सरकार जारी करती है। इसे अंकित मूल्य पर भुगतान के तरीके के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा का इस्तेमाल उत्पादों और सेवाओं के साथ साथ बचत और ऋण के भुगतान में भी काम किया जाता है। आमतौर पर किसी भी देश में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा उस देश की सबसे महत्वपूर्ण विषय होती है। भारत में इसको रुपया कहते हैं, यूएसए में इसको डॉलर कहते हैं, इंग्लैंड में इसको क्या कहते हैं, पाउंड स्टर्लिन कहते हैं, यूरोप में इसको क्या कहते हैं, यूरो कहते हैं। और इन सभी के बीच में भी एक संबंध स्थापित होता है जिसको कहा जाता है विनिमय दर। कितना डॉलर में एगो रुपया मिले, 1 रुपया में कितना, एक डॉलर में कितना रुपया मिलेगा। आजकल क्या, 1 डॉलर में 80 रुपया, 83 रुपया सर, 83 रुपया। 83। हम जब स्टूडेंट थे 1 डॉलर में 10 रुपया। अब तुम्हारी जो बची है उसके समय हो सकता है 1 डॉलर में 1000 रुपया ना हो जाए आने वाले समय में। तो ये निर्भर करता है कैसा आपका रुपये का क्वालिटी है बाजार में। सर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है कि जैसे कि मेरा रुपया का मूल्य ना गिरे तो डॉलर को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने का प्रयत्न न कीजिएगा। जी कुछ चीज ऐसा है अर्धविकसित देश में कि केवल मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम में ही होता रहा है, अब पूरा समय बर्बाद हो रहा है। एक एक दिन का समय कितना महत्वपूर्ण होता है, करोड़ों रुपया का खर्च होता है एक दिन में, सरकार का, हम लोग का टैक्स का पैसा से होता है। तो वो सब बहुत सारा फैक्टर है। तो मुद्रा को परिभाषित करें तो मुद्रा का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए विनिमय का माध्यम करना। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, विनिमय, खरीदारी कराना, विनिमय कराना। मुद्रा आने के पहले क्या था अर्थव्यवस्था में, अदल बदल प्रणाली। उसको क्या बोला जाता है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देशी व्यापार में क्या अंतर है। श्रीमान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देशी व्यापार में यह अंतर है कि देशी व्यापार में अर्पण वक्र एक दूसरे को नहीं काटता है, जिसको अटारकी कहते हैं, जिसपे देशी व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अर्पण वक्र एक वक्र दूसरे वक्र को काटता है, जिससे कि साधन में विविधता उत्पन्न होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशी व्यापार का पहला अंतर क्या है कि देशी व्यापार में कहीं भी आप कोई चीज बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बिना सरकार की अनुमति का बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, न इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जिसमें सरकार का कानून काम करता है। देशी व्यापार में देश की मुद्रा में आप सामान खरीद सकते हैं। विदेशी व्यापार में आपको डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, यूरो चाहिए, तभी आप विदेशी व्यापार का सामान खरीद पाइएगा। अर्थव्यवस्था में 2 तरह का नियम होता है, एक होता है फ्री ट्रेड, एक होता है संरक्षण प्रणाली। भारतवर्ष आजादी के बाद से 1947 से लेके 1991 तक क्या चलाया, संरक्षण पॉलिसी, संरक्षण की नीति, कि 20 रुपए का सामान है और उसके ऊपर 80 रुपया टैक्स है। स्मगलिंग होता था, कोई भी विदेशी सामान तुमको स्मगलिंग के द्वारा पटना में या कहीं भी मिल जाता था, छुपा के बेचता था, और नेपाल के रास्ते से ले आता था या म्यांमार के रास्ते से ले आवेगा, जहां से उसको घुसने का मौका मिलेगा ले आएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देशी व्यापार में क्या अंतर है, तो पहला अंतर है कि देशी व्यापार स्वतंत्र होता है पूरे बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो स्वतंत्र नहीं है, जिस देश से आपका संबंध अच्छा होगा वहीं आप व्यापार कर सकते हैं। देशी व्यापार में है कि लेबर कैपिटल देश के भीतर में भ्रमण कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। आप माल बना के पंजाब में ले जाइए, पंजाब हरियाणा से यहाँ आ जाता है।
देखो जारा आएगा तो कश्मीर से बना हुआ शॉल बिकने लगता है पटना में। जगह जगह कश्मीरी जो है रूम किराया पर लेके और अपना स्टॉल चला देता है। देखे हो कि नहीं? जी जी सर। हर आदमी देखता है। अब सोचिए कि कश्मीर में कहाँ बना रहा है, एक से एक शॉल है, कोट का कपड़ा है, लड़की सब का कपड़ा है, ये सब वहां से बन करके आ रहा है, यहाँ बिक रहा है पटना में। उस तरह दूसरे जगह भी बिक रहा होगा। कालीन देखिएगा कि रिक्शा पर कालीन लपेट करके मोहल्ले मोहल्ले घूमता है, कालीन कालीन। हम बोले कि हमारे पास है कालीन, तक उसको बदल लीजिए नया से, पुराना वाला हमको दे दीजिए, नया आपको देंगे। ये भी ऑफर दे रहा था, हमको कोई जरूरत नहीं। तो ये जो है देसी व्यापार है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो है व्यापार में आपको टैरिफ लग जाएगा। क्या लग जाएगा? तटकर। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में तटकर लग जाएगा। दूसरा रहेगा कंट्रोल, इंपोर्ट कंट्रोल, एक्सपोर्ट कंट्रोल, है ना, निर्यात पर कंट्रोल, आयात पर कंट्रोल। उसके बाद विदेशी व्यापार करने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए। तो देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में अंतर होता है। लेकिन अर्थशास्त्री जो विदेशी व्यापार देशी व्यापार का किए, उनका नाम है ओहलिन, हेक्स्चर ओहलिन। ओहलिन में ओहलिन को नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है? ओहलिन को नोबेल प्राइज कब मिला है? श्वेता शरण जरा देख के बताओ तो, गूगल से पूछो ना, ओहलिन को नोबेल प्राइज कब मिला? हेक्स्चर ओहलिन थ्योरी जो है वो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और देशी व्यापार दोनों में नोबेल कोई प्राइज अंतर नहीं। 1977 में मिला था सर। क्या मिला था? ओलिन को, बर्टिन ओलिन को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 77 ईस्वी में 1977 में मिला था, प्राप्त हुआ था। तो बोल कह नहीं रही होता, जैसे चुप रहती हो तुम। फिर से बोलो, 3 बार बोलो इसी बात को। बर्टिल ओहलिन को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज 1977 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा है कि देशी व्यापार विदेशी व्यापार में कोई अंतर नहीं है। बोलो। उन्होंने, उनका कहना था कि देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में कोई अंतर नहीं है। बोलो कि मैं कहती हूँ कि माँ और सास में कोई अंतर नहीं है। बोलो। अरे बोलो ना भाई, तुम मान रही हो कि नहीं? हाँ, मान रही हूँ। तो मैं बोलो, कहती हूँ कि बात माँ सही और है सास में, हाँ, मैं कहती हूँ कि माँ और सास में कोई अंतर नहीं है। कि कहते हैं कि गांव का बाजार छोटका बाजार है, राज्य का बाजार थोड़ा सा बड़ा है, राष्ट्र का बाजार थोड़ा और बड़ा है, और अंतरराष्ट्रीय वाला बहुत बड़ा है। तो बड़ा और छोटा है, अंतर नहीं है। हाँ, अंतर नहीं है। माँ हमारी बहुत सुंदर है, बहुत देखने में है और सब है, मीठा बोलती है। सास भी मेरी अच्छी है, लेकिन थोड़ी लंबी तगड़ी है, आवाज थोड़ा कर्कश है। अच्छा बात ही बोलती है तो लगता है कि बिगड़िए रही। ये अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों जो है समान है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आप कर रहे हैं तो आपको टैरिफ लगेगा, आपके सामान का जांच होगा, आपका पैकिंग को जांचेगा कि कहीं कोई चीज गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन हेक्स्चर ओहलिन महोदय कहते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो देश में बेच रहे हैं भीतर में, तो जो गांव में बेच रहे हैं, हाट में बेच रहे हैं, तो छोटा है। हाट का एरिया छोटा है। अगर मान लीजिए जिला वाला कोई बाजार में बेच रहे हैं तो थोड़ा उससे बड़ा है। राज्य का कोई बाजार है, जो गांधी मैदान में देखिएगा लगता है हर साल छकड़ी उकड़ी नचाता है, बहुत तरह का उसमें
क्रियाकलाप करता है, जगह जगह से सब सामान बेचता है, तो राज्य स्तर पर हो गया। और दिल्ली में होगा तो वो सब राज्यों को मिला करके राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। और वही फ्रांस में लगेगा तो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड। अमेरिका में अगर लगेगा तो इंटरनेशनल ट्रेड। तो कहा कि नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में अंतर होता है, लेकिन यह अंतर केवल केवल क्या है, साइज का है। साइज का है। साइज का अंतर, और कोई अंतर नहीं है। और इसलिए इनका सिद्धांत जो है, हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत काफी लोकप्रिय हो गया। रिकार्डो का सिद्धांत अभी भी लोग पढ़ता है और सिलेबस में है, लेकिन हेक्सर-ओलिन का सिद्धांत बहुत अच्छा हो गया। आपको पढ़ाए हुए हैं कि हेक्सर-ओलिन से भी 2 और सिद्धांत निकला, 3 और सिद्धांत निकला, और इस पर रिसर्च चल रहा है। एक था ना रिजवेंसिक थ्योरम, एक तो साधन लागत समानता भिन्नता, एक तो था साधन लागत समानता, और एक था नहीं, ये बताए थे नीचे खींच के कि एगो रिजवेंसिक है या उसी से निकला है नया। एक रिजवेंसिक का, एक क्या है, स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम। आपको याद रखना है, हम ही याद रखेंगे। लिखवाए हुए हैं, बोर्ड पर लिख दिए थे, उसके नीचे लकीर खींच के। हेक्सर-ओलिन थ्योरी क्यों प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि संसार में सारे लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और इसी से एक नया निकला क्या, स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम। इसी से एक नया निकला क्या, रिजवेंसिक थ्योरम। और वो सब जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न मुद्दों को बतलाता है। 7वां जो है उसका नाम यहाँ लिखा है अटार्की। अटार्की का मतलब होगा देसी व्यापार। अटार्किया मतलब क्या हो गया, देसी देसी व्यापार। व्यापार। अटार्की का मतलब होगा देसी व्यापार। चित्र में भी अगर आप अटार्की बनाते हैं तो अटार्की का कैसा स्टेप होगा, देखिए यहाँ पर, ये करके ऐसे उल्टा खींचिए, यही अटार्की हो गया। ये मान लीजिए प्राइस लाइन है, तो ये डोमेस्टिक प्राइस लाइन है। यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व इंटरनेशनल सटेगा तो U1 है। ये ई बिंदु क्या कहलाएगा, अटार्की। अटार्की मतलब होता है देसी व्यापार संतुलन। लिख लीजिए, अटार्की का मतलब क्या होता है, देसी व्यापार संतुलन। देसी व्यापार संतुलन। इधर श्रम है, इधर पूंजी है। चित्र खींचने के लिए कहेगा, चित्र खींच दीजिए। उसके बाद है टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया कि जहां पर 2 देशों का ऑफर कर्व का हिंदी होता अर्पण वक्र। 2 देशों का अर्पण वक्र एक दूसरे को जहां काटे, जिस मूल्य रेखा पर काटे, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, व्यापार की शर्त। और उसी पर इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ए पॉइंट वेयर देयर इज इंटरसेक्शन बिटवीन 2 ऑफर कर्व्स। 2 देश के अर्पण वक्र रेखा जहां एक दूसरे को कीमत रेखा पर काटती है, वही कीमत रेखा जो है व्यापार की शर्त कहलाता है। और उसको सारे जो फॉलोअर होंगे वो मानेंगे। 9वां क्वेश्चन है जोखिम, रिस्क थ्योरी। अब आप देख करके हमको गोल में बताइए कि रिस्क थ्योरी किसने दिया। दूसरा है नव प्रवर्तन, हॉले ने दिया रिस्क थ्योरी, हॉले ने दिया प्रवर्तन सॉल्यूशन। नहीं सर, रिस्क थ्योरी देने वाले न्यूमन मॉर्गनस्टर्न थे, जो कि जोखिम का सिद्धांत दिया था। जोखिम है और नवप्रवर्तन का सॉल्यूशन है। हाँ वो तो है। कंप्यूटर ना गूगल में देखो ना, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से हॉले थे सर। हॉले क्या है, रिस्क जो है जोखिम,
हाँ ये हॉले का है, हाँ, अनसर्टेनिटी किसका है? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पर हम दूसरा देखे थे, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है ना हॉले का वो है। फिर से देखो नाइट ना का भाई, है, कहाँ देख रही? नाइट का है सर। नाइट का है अनसर्टेनिटी नाइट वाले। का है। अनिश्चितता नाइट नाइट का कहना है कि जोखिम को हम तो वहन कर सकते हैं, उसका बीमा करा लेंगे, लेकिन लाभ अनिश्चितता के कारण होता है, जैसे कि करेक्ट सरकार बोल के रही है नियम का मनीषा, बदल करेक्ट जाना, बोल रही है, बाजार ठीक का बोल रही नियम हो का तुम, बदल जाना, ठीक ये बोल रही हो। नाइट महोदय ने दिया। रिस्क और अनसर्टेनिटी दो टर्म बोल रही हो ना? जी जी। हाँ, रिस्क देने वाले कौन थे? रिस्क हॉले दिए थे, हॉले जोखिम दिए रोले थे। दिए थे, अनसर्टेनिटी और देने वाले कौन अनिश्चितता थे? दिए थे नाइट। अनसर्टेनिटी देने वाले कौन थे? नाइट नाइट महोदय, ठीक है। जी। रिस्क को देने वाले कौन थे? हॉले। हॉले। और अनसर्टेनिटी को देने वाले कौन थे? नाइट। नाइस। नौ परिवर्तन को देने वाले सुम्पीटर हैं। कंप्यूटर थे जी। नौ परिवर्तन को देने वाले सुम्पीटर हैं। ये सब कंप्यूटर लोग बताना चाहते हैं कि लाभ का क्या कारण है, लाभ क्यों मिलना चाहिए। श्रीमान एक अर्थशास्त्री कहता है कि जोखिम है इसलिए लाभ मिलना चाहिए। जी। और जोखिम वाला कौन अर्थशास्त्री है? जोखिम वाला ये हॉले है। हॉले है। हॉले जी। हॉले। ऋतु, हॉले हॉले। ऋतु, जी सर। हौले हौले दिमाग में रखो, हौले। जी टेंशन नहीं रखो कि हम ये चीज देखे थे, घर ही देखे थे। तुम रास्ते में जाती हो कभी कभी तो डेड बॉडी जाते हुए देखी हो कभी रोड पर? सच बोलो, प्रणाम की कि नहीं की? हाँ हाँ, कई किए बार प्रणाम की? एक बार ऐसे। की ना? काहे की तुम? काहे की? ऐसा ऐसा धारणा बना हुआ है कि धारणा नहीं, बचपन से ही हम लोग को पता नहीं कौन सिखाया। हम लोग भी चलते हैं, अगर लाश बगल से गुजर रहा है तो हड़बड़ा के उसको ओवरटेक नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो आगे निकल जाए। लेकिन अब आजकल है कि डेड बॉडी लेके चलता है और दादाजी मरे हुए तो डांस करते जा रहा है, जल्दी आगे बढ़वे नहीं करेगा। हाथी घोड़ा टमटम, हम लोग के यहाँ पटना वाला रोड जो है, पटना सिटी से लेकर वहां तक लंबा, आगे ऊंट है, हाथी है, सब है। अब लगेगा कि बारात है, आखिर क्या शादी ब्याह है, तो दिन में तो है नहीं। तो होता है एक सुख की अनुभूति। सुख की अनुभूति हुआ कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल को काट के गया और अच्छा कर्म करके गया। तो उसी में ही हाथी घोड़ा पालकी और गाना बजाते हारमोनियम बजा के गाना बजाता है। उस गाना के टोन से समझ आओगे कि मुर्दा जा रहा है। निर्गुण होता है, उसको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण, ठीक बोले, निर्गुण बोले। आता है। तो मनीषा, तुम भी देखी हो कभी लाश को जाते हो रोड पर? जी सर। तो प्रणाम की कि नहीं? जी प्रणाम करते। अच्छा, हमारी बेटी छोटी थी तो देखे स्कूल जा रही थी, तो जहां देखी उसको तो 3 बार प्रणाम करती थी। हम उससे पूछे कि काहे प्रणाम करी? नहीं, बहुत मुझे डर लगता है, प्रणाम करना जरूरी है। अब सोचिए कि सब हम लोग का संस्कार जो है सब में चला गया। कोई भी ऐसा नहीं कि डेड बॉडी जा रहा है तो भीतर से उसको एक सॉफ्ट प्रणाम हो, नमस्कार हो। जो तो कहता है कि जोखिम देने वाला अर्थशास्त्री, जोखिम को मानने वाला अर्थशास्त्री कौन था? हॉले। उसके बाद आ गए, हॉले के बाद आए कौन? नाइट। नाइट का है कि जोखिम नहीं है, अनिश्चितता है, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। उसके बाद आ गए सुम्पीटर। सुम्पीटर बहुत ही नामी अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने इनोवेशन मॉडल ही दिया ग्रोथ में। ये बोले कि जिस तरह मधुमक्खी का लाइन चलता है तो हजारों हजार मधुमक्खी एक क्यू में जाती है, जाकर के लीची के पौधा पर से पराग का पोलिनेशन करके फिर वापस अपना डिब्बा में चली आती है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। जिसको मीड महोदय ने इसको, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने इसको बतलाया। तो नवपरिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि विकास इसलिए होता है कि हर रोज नए नए तरह का
नव परिवर्तन होता है, नया तरीका होता है। आजकल इसका नाम बोलते हैं स्टार्टअप। क्या नाम बोलता है? स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब है कोई ऐसा चीज आप कर रहे हैं जो कि पहले वैसा नहीं था और उससे उत्पादन बढ़ रहा है या आय बढ़ रही है, स्टार्टअप, और इससे रोजगार भी बढ़ता है। तो लाभ का सिद्धांत ये हुआ। लास्ट है वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत। वितरण का सीमांत उत्पादक सिद्धांत बतलाने वाले अर्थशास्त्री कहते हैं, कौन अर्थशास्त्री इसको दिया है? क्लार्क थे, जेबी क्लार्क शायद। हाँ, जेबी क्लार्क दिए हैं। अब मार्शल हिक्स ने इसको इम्प्रूवमेंट किया है। जी मार्शल हिक्स ने इसका इम्प्रूवमेंट किया है। क्लियर है बात? जी तो वितरण का सिद्धांत क्या कहता है कि उत्पत्ति के सभी साधनों को उसके सीमांत उत्पादन के बराबर पुरस्कार देना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो शोषण नहीं हो रहा है। उत्पत्ति के सभी साधनों को पुरस्कार किस दर से देना है? सीमांत उपयोगिता के सीमांत उत्पादन के बराबर। सीमांत उत्पादन के बराबर देना है। मजदूर का मजदूरी क्या होगा? श्रमिक का मजदूर सीमांत का उत्पादन। श्रमिक मजदूरी पूंजी का सीमांत उत्पादकता, पूंजी का सीमांत उत्पादकता के बराबर ब्याज होगा, ब्याज दर जी। हाँ। और भूमि का लगान होगा, हाँ, संगठन का मैनेजर का वेतन होगा और साहसी का लाभ होगा, लाभांश। दैट्स ऑल। आपका क्लास खत्म हुआ। एक बार और बोल दीजिएगा सर, एक बार और बोल दीजिएगा। उत्पत्ति के सभी साधनों को उनके सीमांत उत्पादन के बराबर। अब इतना प्रोफेसर बनने वाला लोग बैठा हुआ है, जवाब देगा ना? क्या श्रीमान, वितरण का सीमांत उत्पादकता यह बताता है कि जो उत्पत्ति के सभी साधनों को पुरस्कार उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर होना चाहिए। सीमांत उत्पादकता के बराबर पुरस्कार होगा। मजदूर हो या पूंजी हो, भूमि हो, जो भी हो, उसका सीमांत उत्पादन जितना होगा उतना ही उसको पुरस्कार मिलेगा। क्लियर है? शोषण नहीं होगा। जी सर। सर हाँ। हमको 2 मिनट दीजिए सर। इसमें ना बोला गया था कि जो अभी बोली कि जो चैप्टर पढ़ाओगी ना उससे जितना क्वेश्चन राइज होगा वो तैयार कर देना। तो जैसे कि IS-LM कर्व से तो हमको क्वेश्चन राइज होता है कि IS बराबर हो गया LM मार्शल दिए, I बराबर S मार्शल दिए, L बराबर M ये केन्स दिए, उसके बाद IS-LM ये हिक्स दिए, I बराबर S बराबर M। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन राइज होगा? तो यही क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं राइज होगा। जितना बताए हुए हैं उसके बाहर जाने का जरूरत नहीं है, और वहां तक पहुंचोगे कि उसके पहले ही तुमको कहेगा कि हो गया, जाइए। IS-LM जो है तुमको बताए ना कि IS-LM का I बराबर S बताए हुए हैं, L बराबर M बताए हुए हैं, एक मार्शल है, वो हिक्स है। दोनों को मिला दिया, मिलाने वाले का नाम क्या है? दोनों को जो मिला दिया उसका नाम मार्शल और केन्स है। मार्शल और केन्स को मिलाने का काम कौन किया? हिक्स हैंसन ने किया। हिक्स हैंसन ने किया। उसी को IS-LM मॉडल कहते हैं। IS-LM मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जहाँ L बराबर M बराबर I बराबर S, जिधर से बोलिए I बराबर S बराबर L बराबर होगा। इस बिंदु से संतुलन उत्पादन का भी पता चलेगा और संतुलन ब्याज दर का भी पता चलेगा। ब्याज दर का भी पता चलेगा। और संतुलन उत्पादन जो होगा वही इकोनॉमिक ग्रोथ का पहचान है। जी जी सर, एक चीज पर जो 5 ठो बताए थे सर कि जो I बराबर S बराबर 5 ठो खींच करके, तो एक तो IS बराबर ये मार्शल वाला चित्र पे 5 ठो खींचे थे और एक जो है केन्स वाला पे 5 खींचे थे। तो ये जो 5 खींचा गया ये हिक्स हैंसन ने खींच करके दिया है ये चित्र। सब चित्र हिक्स हैंसन खींचा है, मार्शल नहीं कुछ खींचे हैं। किंग्स तक कभी बाप जन्म कोई चित्र नहीं खींचे। जितना बताए वो कंप्लीट है। मन को शांत रखो और उसी को रिपीट करो।
और कहीं जी, गड़बड़ हो तो बोलो कि श्रीमान मैं नहीं जानती, जी सर। मुझे अभी याद आ नहीं रहा है। तो कोई बुरी बात नहीं है, याद नहीं जी आ रहा है तो बहुत सारा चीज पढ़ते हैं। बस जी जितना बताएं उसको घर में बैठ के रिपीट